हेलो, मैं सरफराज मंसूरी। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका इंग्लिश ग्रामर में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो वो टॉपिक क्या है उसके बारे में जानते हैं। वो टॉपिक है एबल टू और अनेबल टू। एबल टू और अनेबल टू का यूज कहाँ किया जाता है, सबसे पहले हम देखते हैं ये एबल टू का पहले हिंदी मीनिंग क्या है। एबल टू का हिंदी मीनिंग होता है लायक है, सक्षम है, समर्थ है या कर पाता है। हिंदी वाक्य में जब भी ये शब्द आते हैं, आपको कहीं पर भी दिखता है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में लायक है, समर्थ है, सक्षम है, ये कर पाता है, तो आप ये समझ जाइएगा वो सेंटेंस ट्रांसलेट होने वाले हैं एबल टू या अनेबल टू के साथ। तो इनको ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वाज वर्ब, विल बी एंड शैल बी। उसके बाद रखेंगे हम एबल टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं, स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या यूज किया और कैसे कैसे यूज करेंगे। हमने पहले सबसे रखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कर्ता। जो भी कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, काम करने वाला कहलाता है कर्ता। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं करता हूं, मतलब मैं काम कर रहा हूं। तो काम करने वाले हर एक व्यक्ति को हम रखेंगे सबसे पहले कर्ता। कोई भी हो सकता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, कोई भी हो सकता है। उसके बाद हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, इज एम आर, वाज वर्ब, विल बी एंड शैल बी। इनको हम रखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। अगर बात प्रेजेंट की हो रही है तो प्रेजेंट में हम रखेंगे इज एम आर। बात अगर पास्ट की हो रही है तो पास्ट में हम रखेंगे वाज वर्ब। बात अगर फ्यूचर की हो रही है तो हम रखेंगे विल बी एंड शैल बी। अब जिसे नहीं पता है बात प्रेजेंट की कैसे हो रही है, बात पास्ट की कैसे हो रही है, बात फ्यूचर की कैसे हो रही है, तो उनके लिए एक ट्रिक है। उस ट्रिक को आप फॉलो करके पता लगा सकते हो कि बात किस में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है। अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको हे वर्ड मिलता है, यदि आप देखते हो सेंटेंस खत्म हो रहा है, वहां पर हे वर्ड आता है, तो आप ये समझ सकते हो कि बात प्रेजेंट की हो रही है, वहां पर आपको इज एम आर का यूज करना है। इसके अलावा अगर बात पास्ट की करते हैं तो पास्ट में आपको मिलेगा था, थी, थे। इस तरह के सेंटेंसेस के लास्ट में जब भी था, थी, थे आता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि बात पास्ट की हो रही है। और अगर सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे इस तरह के शब्द आते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि बात फ्यूचर में हो रही है। इसके बाद आपको रखना है एबल टू, जो सभी सेंटेंस के साथ आएगा। देन उसके बाद हमने रखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब होती है क्रिया। जो भी कुछ हम काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो भी कुछ काम किया जाता है, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, जो भी काम किया जाता है, वे सभी कहलाती है वर्ब। उसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, सॉरी, उसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। इसके बाद में रखेंगे ऑब्जेक्ट। तो आपको स्ट्रक्चर क्लियर है। स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं कुछ सेंटेंस को बनाकर, जिन्हें अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, सेंटेंस बनाने के साथ उनको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो सेंटेंस बनाकर देखते हैं। मैं अखबार पढ़ पाता हूं, यहां भी आया है पढ़ पाता हूं। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करने के बाद ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगा आई एम एबल टू रीड न्यूज़पेपर। हमने सबसे पहले रखा है आई के बाद हमने रखा है एम, क्योंकि प्रेजेंट में हमेशा आई के साथ एम का यूज किया जाता है। आई एम एबल टू रखना कंपल्सरी है, क्योंकि हम एबल टू और एबल टू पढ़ रहे हैं और स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि एबल टू रखा जाएगा। उसके बाद हम रखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पढ़ने के लिए वर्ब होती है रीड, तो हमने रखा रीड। क्या पढ़ पाता हूं, न्यूज़पेपर, वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, आई एम एबल टू रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ पाता हूं। अगला सेंटेंस देखें, मैं क्रिकेट खेलने में समर्थ हूं। आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में समर्थ हूं। वह गाना गाने में सक्षम है, वह गाना गाने में सक्षम है। इसको ट्रांसलेट करेंगे, सी इज एबल टू सिंग सॉन्ग, वह गाना गाने में समर्थ है या सक्षम है। जैसे हम अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं इंग्लिश बोलने में समर्थ हूं। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको पढ़ाने में समर्थ हूं। आई एम एबल टू टीच यू, आप क्लास अटेंड करने में समर्थ हो। यू आर एबल टू अटेंड द क्लास। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनेबल के बारे में। अनेबल का यूज हम वहां पर करते हैं जहां सेंटेंस नकारात्मक हो, मतलब जहां पर न की ध्वनि निकलती हो, वहां पर हम यूज करते हैं अनेबल का। अनेबल टू मतलब जो सेंटेंस है वो बनाने के लिए आपको नोट रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अनेबल अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो स्ट्रक्चर हमारा था उसमें एबल टू की जगह हम यूज करेंगे अनेबल टू का। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, अगर सेंटेंस आप देखेंगे तो जैसे वह बाजार जाने में असमर्थ रहेगा, या फिर मैं इंग्लिश बोलने में असक्षम हूं,
मतलब ये सेंटेंस बन जाएंगे नकारात्मक। तो कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं, आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बात की थी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में समर्थ हूं, तो अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई एम अनेबल टू रीड न्यूज़पेपर, शी इज अनेबल टू सिंग सॉन्ग, वह गाना गाने में असमर्थ है। अगर इसके बाद मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंस को लेकर, तो मैं आपको पढ़ाने में असमर्थ हूं, आई एम अनेबल टू टीच यू, आप इंग्लिश बोलने में असमर्थ हो, यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। इसी को हम बात करें फ्यूचर में, जैसे मैं बाजार जाने में असमर्थ रहूंगा, सो आई विल बी अनेबल टू गो टू मार्केट, मैं बाजार जाने में असमर्थ रहूंगा। इस तरह के आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसी को लेकर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं जो आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में डालना है उनके आंसर को। तो सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं और डायरेक्ट भी इनको बना सकते हैं। जैसे वह इंग्लिश सीखने में समर्थ है, वह इंग्लिश सीखने में समर्थ है, आप बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ रहोगे, मैं स्कूल जाने में सक्षम था, इंडिया मैच जीतने में असमर्थ है। या फिर एक सेंटेंस और बनाएं, मम्मी खाना बनाने में समर्थ है, सीता पूजा करने में असमर्थ है। ये कुछ सेंटेंसेस है जिनको आपको ट्रांसलेट करना है और इनके ट्रांसलेशन जो आपके जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताना, वहां पर मैं आपके आंसर चेक कर लूंगा। इसके बाद हम एक बात और करते हैं कि इसका एक जगह और यूज किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे इसका अगला यूज किया जाता है। आप सभी ने सुना होगा मॉडल्स के बारे में, जिन्हें मॉडल्स के बारे में पता नहीं है मैं उन्हें बता देता हूं। मॉडल भी ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। तो मॉडल्स क्या होती है, मॉडल्स होती है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड। ये कुछ मॉडल वर्ब्स होती है जिनका यूज किया जाता है सकता है, सकती है या सकते हैं के लिए। जब भी हिंदी वाक्य के अंत में आता है सकता है, सकती है या सकते हैं, तो वहां पे यूज करते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, इस तरह के सेंटेंसेस का। हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस को लेकर, जिसे एबल टू और अनेबल टू में हमने सेंटेंसेस बनाए थे, वैसे ही यहाँ भी सेंटेंसेस बनते हैं। हम इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड जो मॉडल वर्ब्स हैं उनको लेकर जो सेंटेंसेस बनते हैं हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं या उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं एबल टू या अनेबल टू से। जैसे मैं बात करूं आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड इन सबका मतलब ही होता है सकता है। तो मैंने सेंटेंस बनाया आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो हम क्या बता रहे हैं, अपना सामर्थ्य बता रहे हैं, मतलब मैं वो काम कर सकता हूं। तो हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं एबल टू और अनेबल टू से भी। जैसे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे बात कर सकता हूं। आई कैन टॉक टू यू, जैसे हम उधर लेकर जा सकते हैं एबल टू में, तो क्या हो जाएगा आई एम एबल टू टॉक टू यू, वह आपको डांट सकते हैं। दे कैन स्कोल्ड यू, जैसे हम बात करें उधर ले जाकर एबल टू में, तो क्या हो जाएगा दे आर एबल टू स्कोल्ड यू। तो इस तरह के जो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड को लेकर जो भी सेंटेंसेस बनते हैं उनको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं एबल टू और अनेबल टू से। मीनिंग में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होने वाला, सेंटेंस वही रहेगा, बस बात को करने का एक तरीका चेंज हो जाएगा, मतलब सेंटेंस का एक फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, हम एक अलग पैटर्न यूज कर रहे हैं, बाकी सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता। तो आज से आपको जहां भी ऐसा लगता है कि आप हमेशा मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, तो आप वहां पर एबल टू और अनेबल टू का यूज भी कर सकते हैं, उससे आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आई होप कि जितना मैंने आपको पढ़ाया आज उतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का किसी भी चीज को लेकर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको वहां पर कर सकते हैं।